हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यू निखिल क्लासेस और मैं हूं पूजा मिश्रा। ठीक है, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आई हूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की अगली टॉपिक। ठीक है, तो आज जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। तो ये है लेक्चर नंबर 6 एंड चलिए हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं कि आज हम लोग क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे मेंबर्स ने हमें रिसेंटली अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ल्यूसिडली जो है इसको कोशिश करी है कि मैं इसको आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आप न्यू पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा जैसे हमारी सारी क्लासेस होती है बिल्कुल ऑर्गेनिकली आप फ्लो में बहते जाओगे और आपको सब कुछ पूरे टॉपिक्स में जो है तुरंत ही ये आधे घंटे में मैं इसको रैप अप कर दूंगी इसको टॉपिक को। एंड इसमें जो है बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्या मेरे इससे पीडीएफ से। तो देखो ये ऑलरेडी मैं जो आपको दे रही हूँ ये नोट्स के फॉर्म में ही दे रही हूँ। तो इसमें सिर्फ वही लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्लटर्स हैं उसको हटा दिया गया है। तो ये ऑलरेडी नोट्स के फॉर्मेट है, तो क्यों दोबारा डुप्लीकेसी ऑफ मेहनत करोगे। ठीक है, तो ये नोट्स के रूप में है, इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस एक्ट को उस वक्त लाया गया था। हालांकि ये मैं बता दूं कि इस एक्ट को जो है वो जो हमने शुरुआत में जो कोड पढ़े थे ना, 4 चैप्टर हमारे पढ़े थे, तो कोड ऑन वेजेस एक्ट जो है इसके तहत इसको इसी में इसको डाल दिया गया है, इस वाले एक्ट को। यानी कि जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा कोड, अभी तो वो कोड है, अभी वो एक्ट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उस वक्त इसके इस वाले एक्ट को, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को उसी में डाल दिया जाएगा, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में। एंड जब वो कोड जो है वो एक्ट बन जाएगा, जब वो एप्लीकेबल हो जाएगा, तब जो है ये रिपील हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला जो एक्ट था 1965 वाला, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, द प्रेजेंट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज बिंग रिप्लेस्ड बाय द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। एंड एक बार जब ये कोड आ जाएगा तो फिर ये जो है ये दिस विल बी रिपील्ड। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जब 1965 में लाया गया था, सबसे पहले देखो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि ये वाला जो एक्ट है ये किस साल आया था। तो किस साल आया था, मेरे साथ याद करते जाओ, 1965 में। ठीक है, 1965 में ये वाला एक्ट आया था, ये याद कर लो अभी। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये था उस वक्त कि कंपनी में पहले क्या होता था ना, पहले बोनस को लेकर के बहुत ज़्यादा घपलाबाजी होती रहती थी। ठीक है, कि बोनस के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा, कि किसी को बोनस दिया किसी को नहीं दिया, ये सब बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते थे इंडस्ट्री में, जिसके लिए सरकार जो है ये वाली जो है वो एक्ट लेकर के आई थी उस वक्त कि आप मिनिमम इतना बोनस आपको देना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप इतना बोनस दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपकी अगर वहाँ पर मान लो फेवरेटिज्म चल रहा है या फिर कोई रिलेटिव के ही एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो आपस में रिलेटिव्स हैं, तो पता चला उसको बहुत ज़्यादा बोनस दे रहे हैं, तो एक मैक्सिमम पे भी सीलिंग लगाने की बहुत जरूरत है कि आप मैक्सिमम कितना बोनस दे सकते हो। तो दोनों इस एक्ट के जरिए जो है उसको तय किया गया, आपको मिनिमम इतने देने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम आप इतना ही दे सकते हो। तो इन सब बोनस से रिलेटेड जो भी प्रोविजन जो है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स तो है इस एक्ट के जरिए जो है कोशिश की गई कि वो सारे डिस्प्यूट्स को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसका एक्ट का यही मेन पर्पस है। अब देखो बोनस होता क्या है, ये आप सभी को पता है बोनस क्या होता है। बोनस जो है अगर आप अच्छा काम करते हो तो एक गुड वर्क का एक रिवॉर्ड होता है, और प्लस इसके अलावा भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उसमें से हिस्सा देती है। ठीक है, जो भी काम करते हैं, क्योंकि सब मिल के ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कैसे होती है, सब मिल के काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो फिर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो उस प्रॉफिट में सबकी हिस्सेदारी होगी। ये कॉन्सेप्ट है बोनस का। ठीक है, तो बोनस इज रियली अ रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या है, ऑफन देयर वर डिस्प्यूट्स, पहले हुआ करते थे, काफ़ी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट चलते थे बोनस को लेकर के। इसी के लिए इस प्रोविज़न, इस एक्ट को लाया गया था। हालांकि ये एक्ट जो है अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाया, बट एक इसने मिनिमम और मैक्सिमम तय किया। मिनिमम यहाँ पे कितना है, 8.33%। आगे हम लोग डिटेल से इसको देखेंगे, डोंट वरी, अभी जस्ट देखो कि क्या स्टेट किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड मैक्सिमम बोनस कितना यहाँ पे दिया जा सकता है, 20%। ठीक है, अब किसका 20% क्या नहीं वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो एप्लीकेबिलिटी, ये जो बोनस वाला एक्ट है ये किस पे एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा ऐसे फैक्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट पे जहाँ पे 20
या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हों। तो ये देखो अनदर एमसीक्यू कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा कि कितने एम्प्लॉई। और इनफैक्ट ये 2023 का क्वेश्चन है, इस बार जो लास्ट ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, आज पीवाईक्यू यही इन्हीं सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर कुछ छूट भी जाते हैं टॉपिक में से, तो मैंने जो आपको बोला है कि मैं 100 एमसीक्यू की पीडीएफ जो है सारे सब्जेक्ट्स की ईपीएफओ की निकालने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी 100 एमसीक्यू, मैंने अभी बोला है, हो सकता है कि ये 150 एमसीक्यू भी हो सकता है कि 200 एमसीक्यू भी हो, ठीक है। तो मैं निकालूंगी उसके, ताकि जो भी बचे कुछ टॉपिक्स अगर छूट भी गए हैं तो वो सारे एमसीक्यू के जरिए कवर हो जाएंगे। एग्जाम से 1 मंथ पहले मैं इसको निकालूंगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये अप्लाई करता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, अप्लाई करता है ऐसे फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से ज़्यादा नहीं, 20 या 20 से ज़्यादा, ठीक है। ये लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, 20 और 20 से ज़्यादा, यानी 20 भी होंगे तब भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ये एप्लीकेबल हर साल होता जाएगा ये वाला एक्ट। ऐसा नहीं कि मान लो कि आज इस साल 2025 में आपके एम्प्लॉय 20 थे और मान लो कि अगले साल 2026 में जो है आपके एम्प्लॉय 15 हो गए घट के, तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे तो 15 हो गए तो अब मेरे पे ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ये हर साल होता जाएगा एप्लीकेबल, चाहे आपके एम्प्लॉय घट गए तब भी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, कवर करते हैं सारे ही एम्प्लॉय को। ये एक्ट किस पे लगता है, ये एक्ट ऐसे एम्प्लॉय पे लगता है, ऐसे वर्कर पे लगता है जिसकी सैलरी कितनी हो, मैक्सिमम अप टू 21,000, यानी कि अगर सैलरी आपकी 22,000 है तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ये उन पे एप्लीकेबल है जिसकी सैलरी अप टू 21,000, मैक्सिमम 21,000, ठीक है। मतलब 0 से लेकर के 21,000 तक की अगर आपकी सैलरी की बैंडविड्थ है तो आप पे ये वाली एक्ट लगेगी, ठीक है। पहले जो है ये 10,000 की लिमिट थी 2015 के टाइम पे, लेकिन 2015 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इस 10,000 को 21,000 कर दिया गया। समझ में आ रहा है बात, बहुत ही क्लियरली। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे डाउट पूछो, मैं, आप देखते हो कि मैं सारे डाउट्स को क्लास में यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि जो भी आप अप्रिशिएशंस के लिए बोलते हैं मेरे क्लासेस के लिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, ये सबके जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे, जो नोवर निखिल क्लासेस की इंस्टाग्राम लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी वीडियो के नीचे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सबके कमेंट्स में डालती हूँ, क्लासेस के क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो सब कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, तो आप उस पेज को फॉलो कर सकते हो। तो बोनस जो है, अगला पॉइंट हमारा, बोनस इज पेएबल एनुअली विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि बोनस देने का टाइम लिमिट क्या है, अनदर एमसीक्यू। देखो चारों जो यहाँ पे लाइन है, चारों से एक एक एमसीक्यू बनेंगे। पहले वाले से बन गया 20 और उससे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि 20 से कम हो गया, 16 हो गया, तब भी आपको एप्लीकेबल है। थर्ड आ जाओ, थर्ड में क्या है कि कवर करता है सारे ही एम्प्लॉय को जो कि 21,000 तक सैलरी उठा रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि बोनस कब पेएबल होगा, तो बोनस पेएबल होगा जब से अकाउंट क्लोज होता है। क्लोज अकाउंट्स जनरली कब होता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं कंपनियां, यानी कि मार्च में क्लोज होता है 31 मार्च को, और जो बिगिनिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का वो होता है 1 अप्रैल, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि क्लोज जब होता है 31 मार्च से, तब से 8 महीना जोड़ लो, तो लगभग क्या पड़ेगा 8 महीना अगर जोड़ोगे तो, जोड़ो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तुम 8 महीने जोड़ लो, तो उस 8 महीने के अंदर आपको बोनस जो है वो पे करना है, ये नियम है, ठीक है। जनरली जो बोनस है कंपनी कब पे करती है, बैंक्स वगैरह के केस में तो होती है कि ये जून वाली सैलरी के साथ बोनस देते हैं। बहुत सारी कंपनी होती है जो दिवाली बोनस देती है, तो वो 8 महीने का सीलिंग देख लेती है अपना कि 8 महीने के अंदर पे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल हैं और कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है, यानी कि किस एम्प्लॉय पे ये वाले एक्ट जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा और किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हम लोग दोनों देखते हैं। देखो ये सारे जो एम्प्लॉय यहाँ पे दिए गए हैं लिस्ट में, यहाँ पे ये सब पे एप्लीकेबल है, यानी कि टेम्पररी वर्कमैन। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में अगर मान लो जो काम कर रहे हैं वो परमानेंट वर्कर, यानी कि परमानेंटली जो पेरोल पे हैं, सिर्फ उनको जो है उन पे ये वाले एक्ट लगेगी और सिर्फ उनको बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे टेम्पररी वर्कमैन, जो मैंने आपको बताया था गिग वर्कर्स में, याद करो जो हमने अपनी क्लास की थी सोशल वाली कोड जो हमने पढ़ा था, सोशल सिक्योरिटी वाला कोड हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि टेम्पररी वाले जो है वो भी एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, ठीक है। उस पर भी उसको भी सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखा, जाओ और क्लासेस देख लो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें लेक्चर 1, 2, 3, 4 हम लोग सीरियली चलते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप फ्लो में नहीं देखोगे तो आपको समझ में वैसे भी नहीं आने वाला है। टेम्पररी वर्कमैन जो है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। टेम्पररी वर्कमैन किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है। मान लो किसी को 2 महीने के लिए हायर किया गया है, किसी को 1 साल के लिए किया गया है टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, तो उन पे भी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, क्या टेम्पररी पे एप्लीकेबल होगा, तो होगा, ठीक है। रिट्रेंस्ड एम्प्लॉय, यानी कि जिसको रिट्रेंस्ड क्या होता है, जिसको कंपनी
के द्वारा निकाला जाता है, ले ऑफ जिसको कहते हैं, ठीक है, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। पार्ट टाइम कोई अगर एम्प्लॉई है तो देखो कितनी बड़ी बात है यार, हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर ऑप्शन आता है पार्ट टाइम एम्प्लॉई तो हम लोग हटा ही देते हैं ना कि पार्ट टाइम पे तो नहीं लगेगा, बट पार्ट टाइम पे भी एप्लीकेबल है, प्रोबेशनर पे भी एप्लीकेबल है। मान लो क्या होता है, कंपनी जब भी आप ज्वाइन करते हो तो 6 महीना 1 साल की प्रोबेशन पीरियड होती है, तो उस पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। पीस रेटेड वर्कमैन, ठीक है, ये जो होता है ये कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पीस रेटेड वर्कर मतलब कि उसको डिसाइडेड होता है इतने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। एम्प्लॉई जो कि सीजनल फैक्ट्री में काम करते हैं, सीजनल फैक्ट्री क्या होता है कि मान लो कोई एक सीज़न होता है ना खास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो गेहूं का प्रॉपर हमारा एक सीज़न होता है विंटर सीजन में, ठीक है, जिसको रबी क्रॉप्स भी कहते हैं। एंड हमारा धान का जो है उसका भी प्रॉपर एक सीज़न होता है समर वाला। तो सीजनल बेसिस पे जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, ठीक है। रिट्रेंस जो ऊपर में कवर हो ही गया है। एम्प्लॉय हु हैज़ कॉज्ड फिनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर इज एलिजिबल बट द लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बोनस ओनली ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है, ये बोला गया इसमें। चलो ये तो डिटेलिंग की बात की हुई है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि ऐसा बोले एम्प्लॉय कि आपकी वजह से तो हमारा फिनेंशियल लॉस हो गया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी बोनस एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या है, अप्रेंटिस, ठीक है। अप्रेंटिस जो कि हमारा इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है कि अप्रेंटिस होता क्या है, ठीक है। जिसको भी नहीं पता है अप्रेंटिस के बारे में आप कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी पूरा सेक्शन के साथ, ठीक है। अप्रेंटिस जो होता है वो क्या बोल सकते हैं इसको, आर्टिकल जो एक टेम्पररी शायद ट्रेनिंग पीरियड के टाइम के होता है ये है, ठीक है। अप्रेंटिस इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्या हमारा, इन केस ऑफ एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एम्प्लॉय हुए हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं है उसको बोनस देने के लिए, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टर जिसने कि उसको हायर किया, मतलब नहीं होता कि जब हम लोग को मान लो जैसे हमारे बैंक में ऐसा होता है कि मान लो हमें स्टाफ चाहिए होता है तो उसको परमानेंटली हायर करने के बजाय क्या करते हैं हम लोग, वेंडर स्टाफ ले लेते हैं, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है उससे हमने ले लिया कि भाई आप कुछ दे दो हमें भी, टेम्पररी बेसिस पे कुछ वर्कर दे दो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर में भी उस पर अप्लाई हो सकता है। बट ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो बैंक है ये इसको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है। थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉय जो कि डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड के बेसिस पे उसको निकाला गया है, ठीक है, या फिर ऐसा बिहेवियर या फिर चोरी की वजह से या फिर मिस अप्रोप्रिएशन, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किया उसकी वजह से आपको कंपनी से निकाला गया है, तो ऐसे केस में जो है आपको बोनस एप्लीकेबल नहीं है देना। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय जो कि एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 32, फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्प्लॉय जो होते हैं LIC के, एम्प्लॉय जो होते हैं डॉक्स के, इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉट इस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि नॉन प्रॉफिट वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं मेनली NGO वगैरह टाइप के, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के जो हो गए एम्प्लॉय हो गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, RBI, NABARD, ये सब जो हैं ये सब के एम्प्लॉय को जो है वो सब हटा दिया गया है बोनस को, इन लोग को बोनस नहीं मिलेगा इनके एम्प्लॉय को, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखो अगले में कवर किया, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये जनरली क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता होता ये तो आप तो मार ही दोगे कि भाई इनको तो मिलेगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से कम लोग हैं वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो इंडिया में जो है 90% लगभग तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय ऑफ PSU जहाँ पे PSU डज नॉट सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज इन कॉम्पिटिशन विद द प्राइवेट सेक्टर, अगर ऐसा है कि PSU मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर वो PSU जैसे फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड जो है वो अगर गुड्स नहीं बेचता है या फिर कोई सर्विस रेंडर नहीं करता है इन कॉम्पिटिशन विथ वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कम, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है ना जनरली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसीलिए कहना चाह रहे हैं ये कि प्रॉफिट मेकिंग होती नहीं तो फिर आप बोनस भी क्लेम नहीं कर सकते हो, तो इन लोग को एक्सक्लूड किया गया है। एम्प्लॉय जिसकी सैलरी और वेजेज जो है वो अगर 21,000 से ज़्यादा है पर मंथ तो भी वो एक्सक्लूड किया गया है, मतलब वहाँ पे मैंडेटली ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि आप देखते हो कि जिसकी सैलरी जो MNCs में जितने भी लोग काम करते हैं सैलरी 1 लाख 2 लाख मिल रही है उनको दिवाली बोनस मिलता है, ये बात अलग है कि आप दे सकते हो ऑप्शनल, बट आप पे एप्लीकेबल नहीं है ये वाले एक्ट कि आपको मैंडेटली देना ही देना है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के जरिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं
कि देखो यहाँ पे एक्सटेंड करता है कवरेज टू ऑल कैटेगरी, कौन कौन से वर्कर्स पे ये एप्लीकेबल होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो सबसे पहले आप देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स पे एप्लीकेबल होता है, सबको ही मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स पे भी मिलेगा अगर एम्प्लॉय उसकी इस्टेब्लिशमेंट में 20 या उससे ज़्यादा है तो। गिग वर्कर्स को मिलेगा। गिग वर्कर्स क्या है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको, ठीक है, आप लेक्चर 1 और 2 जाकर के देख सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाली हमारी प्लेलिस्ट से आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जैसे कि ऊबर ओला वाले ड्राइवर्स यहाँ पे दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स मैंने बताया था जहाँ पे कंपनी जो है एज अ प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है जहाँ पे लोग आके काम कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजन में लोग काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में, अर्बन कंपनीज़ में, ठीक है, तो ये सब पे भी एप्लीकेबल होगा। इंश्योर करता है दैट नो वर्कर इज लेफ्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सोशल। ऐसा नहीं है कि देखो बोनस क्या है, बोनस एक टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी है। तो ये कोशिश यही है इस एक्ट के जरिए कि सब टाइप के वर्कर को मिले, ताकि किसी पे भी ऐसा ना हो कि वो सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट है उससे बाहर हो जाए। तो कोशिश तो यही की गई एक्ट के जरिए कि सारे ही टाइप के वर्कर्स को कवर की जाए। सैलरी और वेज जो है वो क्या इंक्लूड करता है। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिमम इतनी जो है वो बोनस देनी पड़ेगी आपको 8.33% और मैक्सिमम 20% ऑफ द बोनस। तो वो किसका, तो वो सैलरी का, वो 8.33% ऑफ द सैलरी। बट उस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर आप जनरली सैलरी की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक बेसिक सैलरी होती है, एक डियरनेस अलाउंस होता है, बहुत सारी अलाउंस होती है, जैसे ट्रैवलिंग के लिए दी जाती है आपको, मील के लिए दी जाती है, रीलोकेशन के लिए एक्सपेंस दी जाती है आपको, अदर अलाउंसेस होते हैं, HRA होता है, तो बहुत सारा। तो वही बोल रहे हैं इसमें कि सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे, क्या हम लोग पूरा ग्रॉस सैलरी पे निकालेंगे 8.33% या फिर सैलरी का कौन सा पार्ट इंक्लूडेड होगा। तो इसी में यही कह रहा है कि सैलरी और वेजेज जो है वो इंक्लूड करेगा डियरनेस अलावेंसेस एंड दैट्स ऑल द कैश पेमेंट्स, ठीक है, जो भी जिस भी नाम से आप सारा कैश पेमेंट अगर एम्प्लॉय को करते हो वो सारे चीज़ों को जो है वो उसमें लिया जाएगा सैलरी में, ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी इसमें क्या है कि एन एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड। अब क्या बोनस, मान लो कि तुम आज ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और तुम क्या बोल रहे हो कि मुझे और बोनस मिलने का मतलब ड्यू हो गया है, बोनस मिल रहा है सभी एम्प्लॉय को, तो आप कह रहे हो कि भाई मुझे भी दो, मैंने आज ज्वाइन किया या फिर मेरे 2 दिन हो गए। तो ऐसा नहीं है, इसकी भी मिनिमम एक लिमिट है कि भाई आप साल में कम से कम 30 दिन आपने काम किया है तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि अप्लाई करता है टू एम्प्लॉय जो कि अर्निंग बेसिक प्लस DA अगर उसके 21,000 तक है तभी जाकर के उस पर अप्लाई होता है। यानी कि आप देखो उसमें क्या है, सैलरी में क्या क्या लिया गया है, क्या HRA इंक्लूडेड है, नो, ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड है, नो, कन्वेंस इंक्लूड है, नो। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे दिया जाएगा कि सैलरी का क्या होगा कि आजकल देखो जैसे UPSC में इस बार का जो पेपर था UPSC CSE में, उसमें क्या था, न्यूमेरिकल पूछना स्टार्ट किया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। पहले ये चीज़ नहीं था, ये प्रोविज़न नहीं था, पहले न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते थे बिल्कुल भी, लेकिन इस बार आप क्वेश्चंस देखोगे सिविल सर्विस वाली तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं, UPSC की एग्जाम है ये भी, EPFO। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मान लो ऐसा कर दिया कि सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कि बेसिक इतने हैं, DA ये है, ट्रैवलिंग इतना है, कन्वेंस इतना है, HRA इतना है, तो बताओ कि कितनी % ऑफ द बोनस मिनिमम एप्लीकेबल है। तो आपको जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो देखो किसको किसको लोगे, सिर्फ बेसिक को लोगे और DA को लोगे, बाकी किसी को नहीं लोगे। दोनों को ऐड करके अगर मान लो 21,000 तक की सैलरी है तो ही आपको मिलेगी। अगर 22,000 आ जा रही है, 21,500 आ जा रही है, 21,001 भी आ जा रही है तब भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉय जो कि डिसमिस्ड फॉर फ्रॉड, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मैंने जो बताया था उसको देख लो एक बार। मिनिमम बोनस कितना मिलेगा आपको, 8.33% ऑफ द सैलरी और वेजेस विच इक्वल्स 1/12 ऑफ द एनुअल सैलरी। मतलब वही कह रहे हैं कि 1/12 ऑफ द एनुअल सैलरी मतलब 1 महीने की जो सैलरी होती है, 8.33% ऑफ द सैलरी जो है आपको ये मिनिमम बोनस मिलेगी, 8.33% ऑफ द सैलरी और वेजेस जो भी आपको साल भर मिला है, ठीक है, जो भी आपको साल भर मिला है। मान लो कि आपकी पूरे साल की जो है 21,000 के हिसाब से आप जोड़ लेना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो आपकी सैलरी साल भर की 1,80,000 रुपये आती है, तो 1,80,000 का 8.33% निकाल लो, इतने आपको बोनस मिलेंगे, ठीक है। फ्लोर अमाउंट क्या होता है, फ्लोर अमाउंट होता है कि एटलीस्ट कितना बोनस मिनिमम देना है, एटलीस्ट 100 रुपये, इवन इफ 8.33% ऑफ द सैलरी इज लेस देन 100। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मान लो ऐसा है, ठीक है, कि मान लो अगर ऐसा है कि 8.33% ऑफ द सैलरी आपका 100 रुपये से कमा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको 10 रुपये दे दोगे। मिनिमम जो है वो तो आपका कितना है, फ्लोर अमाउंट जिसको कहते हैं 100 रुपये। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्लोर अमाउंट,
100 रुपया 50 रुपया कितने के कितने मिनिमम देने हैं। और अगर माइनर्स की बात करें, फॉर माइनर्स जो कि 15 साल से कम के जो बच्चे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको ये पता है कि जो हमारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया है कि चाइल्ड वर्कर्स नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बैन किया गया है कि डेंजरस जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ पे उसकी जान को खतरा है, हजार्डस है, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। नॉर्मली उसको बैन नहीं किया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिफरेंट एक्ट के तहत बैन किया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। तो बिलो 15 साल के बच्चे अगर जो काम करे उसको मिनिमम 60 रुपीज़ है, इतना बोनस आपको देना पड़ेगा, पेएबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। देखो ये बोनस पेमेंट का जो क्राइटेरिया है, जिन अब आपको इससे क्लियर होगा कि ऐसा थोड़ी कि जिसकी सैलरी अप टू 21,000 है, सिर्फ 21,000 तक कमा रहे, सिर्फ उसको बोनस मिल रही है। बोनस तो हर किसी को मिल रहा है आजकल, देखो तो बोनस उसको भी मिल रहा है जो 2 लाख रुपए कमाते हैं। बट वहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटली देना है। अगर कंपनी की लॉस हुई तो आपको मे और मे नॉट भी दे सकती है, समझ रहे हो। लेकिन ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है, इसमें आपको देना ही देना है, चाहे आपको लॉस हो तब भी देना है, समझ रहे हो। ऐसे केस में जो सारा क्राइटेरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें तो सैलरी ऑफ द कैलकुलेशन अगर देखें, बेसिक प्लस डीए इसमें इंक्लूड किया गया है, बाकी अलावेंसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। एचआरए, ओवर टाइम, ये सब कुछ, ओवर टाइम को भी हटाएंगे। इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि क्या ओवर टाइम को हटाना है, तो यस ओवर टाइम को भी हटाना है। मैक्सिमम सैलरी देखो यहाँ पे कितना कंसिडर किया गया है, 7,000 पर मंथ और मिनिमम वेज विच एवर इज हायर। मैक्सिमम सैलरी कितना लिया गया इसमें कैलकुलेशन बेसिस, मैक्सिमम सैलरी कंसिडर 7,000 पर मंथ और मिनिमम वेज विच एवर इज हायर। जो भी हायर होगा हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे इसमें। अब देखो ये क्या है, ये 7,000 पर मंथ जो मैक्सिमम सैलरी कंसिडर किया गया, इसको हम लोग डिटेल में अभी आगे देखते हैं ये क्या प्रोविज़न मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो कि 21,000 वहाँ पे ऊपर है, इसमें 7,000 रुपये, ये क्या है, आगे बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एम्प्लॉय अगर मान लो कि 5,000 रुपये पर मंथ कमाता है, ठीक है, तो उसका एनुअल कितना हो जाएगा, 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 5,000 को तो कितने पैसे आ जाते हैं साल भर के, 60,000 रुपये आ जाते हैं। तो 8.33% जो मैंने बताया था आपको कि साल भर के जो भी हमारा आ रहा है उसका 8.33% देना है। तो 8.33% ऑफ द 60,000 है, तो बोनस हमारा कितना निकला, 4,998, इतना बोनस निकला, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम है कि इतना देना ही देना है। अब इस 60,000 में जो है इसमें सब चीज़ नहीं इंक्लूड किया गया है, एचआरए वगैरह सब कुछ, इसमें सिर्फ बेसिक प्लस डीए है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय जो कि अर्न करता है मान लो 2,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, तो उसका एनुअल कितना निकलता है, एनुअल निकलेगा उसका साल भर का कितना निकलेगा सैलरी, 24,000 रुपया। तो अब इसका 8.33% निकालोगे तो कितने निकल रहे हैं, देखो 2,000 रुपया, 199 बोनस इतना निकला, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा देखो कि अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 800 रुपये पर मंथ कमाता है अगर है, तो उसका एनुअल कितना निकलेगा सैलरी साल भर का, 9,600, 9600 रुपये। अब इसमें जो है 8.33% अगर हम 9,600 करते हैं तो देखो हमारा बोनस कितना आता है, 799, मतलब लगभग 800 रुपये बोनस इतने मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये 100 रुपये से कम होते तो 100 रुपये मिनिमम दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है, ये आपको किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन नहीं पूछा गया अभी, इस पे क्वेश्चंस तो मैंने नहीं देखे हैं कि सेक्शंस पे पूछे गए हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि याद कर सकते हो तो कर लेना। इसको सेक्शन 19 में डिस्कस किया गया है टाइम लाइन, इसको टाइम लिमिट ऑफ फॉर द पेमेंट को। तो एम्प्लॉयर जो है वो मस्ट पे द बोनस विद इन 8 मंथ्स। मैंने आपको पहले बताया था कब से 8 मंथ्स, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई, 8 महीने कब से जोड़ोगे, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग साइकिल आप फॉलो करते हो जनरली जो है वो मार्च अप्रैल ही फॉलो किया जाता है, कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता है जनवरी दिसंबर आजकल। तो उससे 8 महीने के अंदर आपको मस्ट है पे करना ही करना है। एक्सेप्शन क्या दिया गया कि मान लो कि देयर इज अ पेंडिंग डिस्प्यूट कोई चल रहा है बोनस को लेकर के, देन इट मस्ट बी पेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड। मान लो कि बोनस को लेकर के कुछ कोर्ट कचहरी का मामला कुछ चल रहा है, तो जब से फाइनल वहां से जो डिक्री आ जाए, डिक्री यानी कि फाइनल जो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है जब, ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है, ये कह रहे हैं। ये भी याद रखना, इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सेप्शन बेसिस वाले। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि द अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, में एक्सटेंड कर सकता है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो बाय नोटिफिकेशन किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोविजन हो, कुछ भी हो, उसमें ये एक्सेप्शन हमेशा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के जरिए उसको
एक्सटेंशन दे सकती है 8 महीने को, नहीं आप और 2-3 महीने टाइम ले लो तो ये एक्सटेंशन मिल सकता है उसको। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इफ़ द अकाउंटिंग ईयर मान लो कि अगर खत्म हो जाता है अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2025 को, तो एम्प्लॉयर मस्ट पे द बोनस बाय 30 नवंबर। इस पर भी क्वेश्चन ईजिली पूछा जा सकता है कि मान लो कि इसमें खत्म होता है तो कब तक दिया जा सकता है। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 30 नवंबर, 30 अक्टूबर, 30 सितंबर, ऐसे करके। तो आपको जनरली क्या लगेगा कि भाई 6 महीने के अंदर देना चाहिए, तो आप 30 सितंबर मार के आ जाओगे, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देते तो वो तो एक्सेप्शन है, उसकी तो नॉर्मल बात नहीं किया जा सकता, वो बस ऐसे डाल दो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर, बट नॉर्मली आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब देखो सेट ऑन एंड सेट ऑफ का एक प्रिंसिपल है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं समझ में आएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या है कि द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू बैलेंस करना द बोनस पेमेंट्स अक्रॉस द ईयर सो दैट कि एम्प्लॉय गेट्स अ फेयर शेयर एंड एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर भी जो बोनस दे रहा है वो भी ओवरबर्डनड ना हो किसी भी सिंगल ईयर में। तो इसका सेट ऑन का प्रिंसिपल क्या है? सेट ऑन का प्रिंसिपल है कि इन इफ अ पर्टिकुलर ईयर में मान लो कि द एलोकेट सरप्लस जो है वो आपका इज मोर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम बोनस, देन एक्सेस अमाउंट जो है उसको नेक्स्ट ईयर हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगले पेज में समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी थ्योरी देखो, द एक्स्ट्रा जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑन। समझ में आया? इन अ पर्टिकुलर ईयर मान लो किसी भी साल में अगर एलोकेबल जो सरप्लस है वो 20% ऑफ द मैक्सिमम बोनस से अगर ज़्यादा है तो वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन नेक्स्ट, कितने साल तक आप उस कैरी फॉरवर्ड को यूज कर सकते हो? तो मैक्सिमम 4 साल के लिए यूज कर सकते हो। इस पर भी क्वेश्चन है 4 अकाउंटिंग ईयर्स के लिए। एंड सेट ऑफ क्या होता है? इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर मान लो कि जो आपका सरप्लस है, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो अगर कम कमा रही है मिनिमम बोनस से 8.33% से, तो उस शॉर्टफॉल को जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एज अ सेट ऑफ की तरह, ठीक है। इसको भी 4 साल तक आप कर सकते हो। बोथ सेट ऑन एंड सेट ऑफ अमाउंट्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है कितने साल तक? तो सिर्फ 4 साल तक किया जा सकता है, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट उसके, अब देखो इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। आपको समझ तो कुछ भी नहीं आया होगा थ्योरी से, एग्जाम्पल के जरिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मान लो कि 2021 में आप हो, ठीक है, कंपनी को जो सरप्लस क्या होता है यार? सरप्लस सिंपल मतलब प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। अगर मान लो कि प्रॉफिट जो है कंपनी की वो अगर अलाउ कर रहा है कि भाई आप 25% बोनस तो हम लोग दे देंगे, इतना प्रॉफिट हो गया है हमारा कि 25% बोनस दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट क्या है? 20% है, तो सिर्फ ये 20% पे करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जो बाकी का जो 5% है ना उसको आप अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले साल के लिए। सेट ऑन बोल करके होता है वो, कैरिड फॉरवर्ड होता है, तो अगर लॉस होता है तो सेट ऑफ बोल के होता है, ठीक है। सेट ऑन कर लिया मैंने, अब आ जाते हैं अगले साल 2022 में। अब मान लो कि कंपनी का जो ये है प्रॉफिट है वो सिर्फ बोल रहा है कि 6% ही बोनस देने लायक प्रॉफिट हुई है, बट आपको मिनिमम कितना देना है? 8.33% आपको तब भी देना जब आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 8.33 यानी कि कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है मुझे? 2.33%। तो इस 2.33% को जो है हम लोग एज अ सेट ऑफ उसको फॉरवर्ड कर लेंगे, एंड जो हमारा सेट ऑन किया हुआ उससे भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले साल 2023 में। सरप्लस जो है कंपनी की मान लो बोल रहा है कि आप 15% में हम लोग बोनस दे सकते हैं, ठीक है। तो 15% दे दो, क्यों? क्योंकि मिनिमम जो है वो 8.33% है, मैक्सिमम 20% है, इसके बीच में तो जो भी आ रहा है आप जितना देना चाहो, 15 देना चाहो, 16 देना चाहो, 18 देना चाहो, कुछ भी दे सकते हो। तो 15% पे कर दो तो कोई कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग आ जाते हैं अगले साल 2024 में। सरप्लस मान लो कितना बोल रहा है कि 5% ही बोनस दिया जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितने देने हैं? तो 8.33% देने हैं, तो 3.33 ज़्यादा देना है, तो उसको बैलेंस कर लो। सेट ऑन जो आपका जो सरप्लस को आपने कैरी फॉरवर्ड किया था उसको सेट ऑफ कर लो लॉस से। तो ये था ऊपर वाला जो हमारा थ्योरी है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे सेट ऑन एंड सेट ऑफ के जो ये है प्रिंसिपल उसको वापस से समझाओ, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्शंस कि कौन कौन से एम्प्लॉय जो है, इस पे भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताती हूँ किस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन थे एग्जाम में, कि कुछ टाइप के एम्प्लॉय जो है वो कवर्ड नहीं है इस एक्ट के जरिए। तो कौन कौन से नहीं है? तो एम्प्लॉय ऑफ द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इस पे क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया तो बताओ किस पे एप्लीकेबल नहीं है। 4 आपको ऑप्शंस मिल गए, ठीक है। एंड एक ऑप्शन आपको ये मिला एम्प्लॉय ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो ये वाला करेक्ट होगा, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान से एक एक चीज़ को आपको याद करना है। आप देख रहे हो कुछ भी क्लटर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बकवास नहीं है, कुछ नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट सब कुछ नोट्स में है। नो नीड टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ नोट्स फ्रॉम दिस PDF, ठीक है। इट सेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स,
ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लो याद करने के लिए, और आपको हिंदी में ज़रूरत नहीं, मैं जो पढ़ाती हूँ वो हिंदी में ही पढ़ाती हूँ सब कुछ। एंड आपको हिंदी की PDF जो है वो टेलीग्राम पे डलती ही है, तो आप उससे देख लो, थोड़ा बहुत आप भी एडजस्टमेंट करो यार, अगर जहाँ समझ नहीं आ रही है तो कर सकते हो, क्योंकि मैं तो क्लासेस हिंदी में ही ले रही हूँ और आपको PDF भी मिली जा रही है, समझ में आ गया, बस देख लो उसमें हिंदी। तो काम दोनों के हो रहे हैं, हिंदी वालों के लिए भी हो रहे हैं और इंग्लिश वालों के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो कि एग्जेम्प्ट किया गया किसको, तो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉय ऑफ LIC पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा सीमैन, यानी कि जैसा कि जिसको कि डिफाइन किया है, जो मतलब जो वहाँ पे समुद्र के में, मतलब जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं उस वाले को किया गया है। सीमैन जो है डिफाइंड अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट में डिफाइन किया गया है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड हमारा है कि एम्प्लॉय जो कि रजिस्टर्ड और वर्किंग विद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जो काम कर रहे हैं उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इस पर भी नहीं है। हॉस्पिटल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सोशल वेलफेयर, जितने भी इंस्टीट्यूशंस NGO वगैरह हैं उसके एम्प्लॉय पर भी बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एंड इस्टेब्लिशमेंट जिसको कि इस्टेब्लिश ही किया गया है कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 8 कंपनीज होती है ये, ठीक है। एंड जिसको कि सेटअप किया गया फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए, कि वो चैरिटी वगैरह करती है, उसके भी एम्प्लॉय पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय, अब देखो और किस टाइप की एम्प्लॉय जो है कवर्ड नहीं है, ये हमने पहले भी देखा, जो 30 दिन से कम काम किया है, मतलब यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि मिनिमम 30 दिन आपका एक अकाउंटिंग ईयर में आपने काम किया है तभी बोनस मिलेगा। एंड एम्प्लॉय अगर मान लो उसको कंपनी से निकाल दिया गया है फॉर फ्रॉड के लिए या फिर ये वॉलेंट बिहेवियर के लिए, थेफ्ट के लिए, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट यही कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मे बी उसको बोनस के लिए जो पेमेंट टाइम लिमिट होती है उसको एक्सटेंड कर सकती है, किसी भी टाइप के इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट जो है बोनस नहीं देगी गवर्नमेंट, तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले, लास्ट ये हमारा आज का है, पेनाल्टीज़ पे आ जाते हैं। पेनाल्टीज़ में क्या है, देखो कि अगर मान लो कि आप ये वाले एक्ट को नहीं कर रहे हो फॉलो, तो आप पे क्या पेनाल्टी लगेगी, कुछ तो होना चाहिए, तभी तो कंपनी डर रही है, नहीं तो कोई भी फॉलो ना करे। देखो, फेलियर टू कंप्लाई विद दिस एक्ट, अगर आप ये एक्ट नहीं मानती है कोई कंपनी, तो अगर एम्प्लॉयर, ठीक है, जिसके पास आप काम करते हो, वो अगर बोनस नहीं देता है आपको, अगर इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि वो एलिजिबल है बोनस देने के लिए बट वो नहीं दे रहे हैं अगर, तो उसको पनिशमेंट क्या है कि उसको जेल हो सकता है अप टू 6 मंथ्स, यानी कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए उसको जेल हो सकता है। फाइन लग सकता है उसको अप टू 1000, फाइन बहुत कम है क्योंकि एक्ट बहुत पुराना है। इन्हीं सबको जो है वो सुधारा गया है कोड ऑन वेजेस एक्ट में, ठीक है। फाइन अप टू 1000 रुपये लग रहा है, यानी तो दोनों लग सकता है आपको, 1000 रुपये तक का फाइन लगा और 6 महीने तक की आपको जेल हो सकती है। दूसरा, फेल्यूर टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड, यानी कि अगर एम्प्लॉयर जो है उसने डज नॉट मेंटेन द, उस अगर मान लो कि जो आपको नौकरी दे रहा है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, एम्प्लॉयर जो है वो आप अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है कि भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, किस पे कितने हैं, इसने 30 दिन काम किया है कि नहीं किया, अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है तब भी जो उसकी पनिशमेंट भी आपको याद करना है। जी हाँ, आपको पेनाल्टी याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कितना पेनाल्टी है, कितने महीने की जेल हो सकती है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए पेनाल्टी यू हैव टू रिमेंबर। इम्प्रिजनमेंट उसको कितना हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है आपको 6 महीने तक की, सेम है, ऊपर वाला ही सेम फाइन, सेम है पूरी पेनाल्टी, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है कि ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर मान लो कि इफ अ कंपनी अगर कमिट करती है ऑफेंस, तो एवरी पर्सन इन चार्ज, चाहे वो डायरेक्टर और मैनेजर जो भी है, जो है उस सबको गिल्टी माना जाएगा, ठीक है, कि आप गिल्टी हो। हावेवर इफ़ दे प्रूव द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट देयर नॉलेज, अगर वो लोग प्रूव कर देते हैं डायरेक्टर लोग कि भाई कंपनीज़ के अंदर ये सब क्या क्या हो रहा है, बोनस पेमेंट नहीं हो रहा है ये हमें पता ही नहीं था, तब वो बच सकते हैं। बट ऐसे माना जाएगा कि वो लोग भी गिल्टी और उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोविज़न पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का, सारा प्रोविज़न खत्म है। अगर कुछ इक्का दुक्का छूटा भी होगा तो वो हमारे MCQ के जरिए कवर हो जाता है हमेशा, जो हमारा यही फंडामेंटल्स है। तो 30 मिनट्स में जो है आपकी एक चैप्टर पूरी खत्म, ठीक है, डन। तो अब जो है इस पे बेस्ड जो हम लोग हमेशा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे एंड PYQs देखेंगे, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग PYQs देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। मुझे लगता है 30 मिनट से ज़्यादा क्लासेस जो है आप भी बोर हो जाते हो, पूरा देखने का मन नहीं करता अगर लंबी क्लासेस होती है। इसको तो आप 30 मिनट्स की क्लासेस आप आराम से कभी खाते इसमें देख लो, कुछ भी कर एक्सरसाइज करते इसमें हेडफोन लगा के सुन लो, कभी भी सुन सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है काफ़ी। तो बस ठीक है, यही था हमारा आज का क्लास। एंड आपको इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको टेलीग्राम, अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि PDF कहाँ मिलेगा। भाई PDF सारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। आप वीडियोस को पूरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि PDF मिलेगा कहाँ, आपको सुनना ही नहीं है। तो PDF जो है टेलीग्राम पे मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF आपको वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में विथ MCQ एंड PYQ, ठीक है। टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।